यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सुप्रभातम, स्वागतम, अभिनंदनम, वंदनम। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए आरंभ कर लेते हैं आज का यह अंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय मूल्यों, मनन एवं दर्शन पर आधारित एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें हम प्राचीन तथ्यों के निदर्शन के साथ साथ आधुनिक तत्वों का प्रदर्शन भी देखते हैं। यहाँ ऐसी जानकारियाँ हमें देखने व समझने को मिलती हैं जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की सही दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। प्राय हम सभी जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा में सुभाषितों को अमूल्य रत्न कहा जाता है। तो आइए कुछ सीखने के लिए, जीवनोपयोगी ज्ञान को जानने के लिए, इसके अधिगम के लिए देख लेते हैं सुभाषित और समझ लेते हैं इसके अभिप्राय को हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जनसंगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places, but one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वर धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक शानदार द्वीप है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह नजर आता है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से। एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। रामेश्वरम की जो व्याख्या है, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, जो राम का ईश्वर है, राम की कामनाओं की पूर्ति जिसने की, राम का जो आराध्य है, अर्थात वह अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित
देवाधिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर। तो भगवान शंकर का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो महत्व है स्कंद पुराण में विशद रूप से वर्णित है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में तथा अन्यान्य पुराण और उपपुराणों में महात्म रामेश्वरम का भगवान वेदव्यास ने प्रतिपादित किया है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं का पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि रामेश्वरम का इतना महत्व है कि रामेश्वरम में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम से जो वायु प्रवाहित होती है और वह वायु जो वहाँ के कणों को लेकर के जहाँ तक जाती है, तो वह उन कणों का स्पर्श किसी महान पापी से भी यदि होता है तो वह पापी तर जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नामों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। आहार सेहत का आधार है। आहार शुद्धि की बात हमारे शास्त्रों में विस्तार से की गई है और अभी भी यह सर्वथा प्रासंगिक है। हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसी से निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्तमान में स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार के आहार का सेवन उपयोगी हो सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। असंतुलित आहार और खान पान की गलत आदतों के कारण अक्सर वजन बढ़ सकता है।
या पोषण की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और कौन सा आहार ठीक नहीं है, ये जानना आवश्यक है। अधिकांश लोग गुणवत्ता को पीछे छोड़कर स्वाद पर ही निर्भर रहते हैं और स्वाद के आगे पोषण पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपका स्वादिष्ट और पसंदीदा भोजन चुपचाप आपकी कैलोरीज बढ़ा रहा हो। जब बात आती है वजन कम करने की, तो आमतौर पर भूखे रहना या कई बार आहार छोड़ देना एक आसान विकल्प माना जाता है, पर ये वजन कम करने में सहायक नहीं है, बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि भोजन में पोषण के अलावा खाली कैलोरी ली जाए, तो स्वस्थ भोजन के क्षेत्र में आपके सभी अच्छे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। कि हमें दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए और वो हर 3-3 घंटे के गैप पे होना चाहिए। वेट रिडक्शन को ध्यान में रखें। एज एडल्ट्स हम लोग को फुल क्रीम मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डबल टोन लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल आवर वेट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें आधा किलो एक एडल्ट को चाहिए पूरे दिन में। इसके अलावा हमें अपना जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें अपना जो पनीर है कम से कम 25 से 50 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और वो भी अगर हम घर का बना डबल टोन दूध का अगर उस पनीर को बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ार का पनीर है वो बहुत हाई इन फैट होता है। इसके अलावा अगर ये वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस हमें फ़िश चिकन कोशिश करना चाहिए हम 50 से 100 ग्राम हफ्ते में 1 या 2 बार लें। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए टोटली, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। पर यंग एडल्ट्स कैन टेक इट, मे बी आप महीने में 1-2 बार ले सकते हैं वो, बट उसको हमें फ्राइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी रेड मीट में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, इसी से निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। भोजन स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भोजन करते समय आपको भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों के साथ समझौता न करें, बल्कि स्वाद और पोषण का संतुलन बनाए रखें। दालें हैं, हमें कम से कम 2 से 3 कटोरी का इस्तेमाल करना है, और अगर हम वो नहीं लेना चाहते हैं तो हम हम लोग उसको भुना चना 1 कटोरी या स्प्राउट्स 1 कटोरी, आउट ऑफ दोज 3 कटोरीज वी कैन रिप्लेस 1 कटोरी एज स्प्राउट्स और रोस्टेड चना। एंड अगर जो लोग बेसन का चीला और ऐसे मूंग दाल हलवा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने हम रंग बिरंगी लेंगे, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मौसम में मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमको अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्ची सब्जियां हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, इनको अवॉइड करना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जितना भी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कुक्ड वेजिटेबल 2 to 3 कटोरीज। इसके अलावा सैलेड की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। वजन घटाने के लिए कई आसान विकल्प अपनाए जाते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता। वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए। कम समय में अधिक वजन घटाने की न सोचें। आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। संतुलित आहार और व्यायाम करना वजन को कम करने में उपयोगी है। क्रैश डाइटिंग से पौष्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो सकती है, जिसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके कारण कमजोरी आ सकती है और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अगर अपनी एक रोटी को कम करके एक बड़ा बोल सैलेड्स का लेंगे, मल्टी कलर्ड जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मीडियम साइज फ्रूट्स जो भी सीजनल अवेलेबिलिटी पे 200 ग्राम के करीब ले सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जिससे हमारा वेट इन्फ्लुएंस होता है, वो है हमारा फैट और शुगर। शुगर हम अगर एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना कम से कम हम शुगर फ्री अपने बेवरेजेस पिएं, जैसे छाछ, लस्सी, सब बिना चीनी वाले, और चाय कॉफ़ी की भी रिकमेंडेशन ये है कि 2 से 3 कप पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन डाइट्स है, उसमें जो इनविजिबल फैट है, जो हमें नहीं नज़र आता है, वो कम से कम 20-25 ग्राम होता है। वो ऑलरेडी इतना हाई इन फैट है। तो जो हमको वेट रिडक्शन के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो विजिबल फैट है, यानी जो हमको दिखता है, वो हमें 2 से 3 चम्मच, मैक्सिमम 4 चम्मच तक अगर
कोई एडल्ट है विद गुड हाइट एंड ऑल, उनको 4 चम्मच तक। तो हमें अपने कुकिंग मेथड्स में ये यूज़ करना है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो रोटी, चावल, दही, सैलड, इन सब में हमें वसा की ज़रूरत नहीं होती है। हमको बेसिकली दाल और सब्ज़ी में ही तेल का तड़का लगाना होता है। तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 2 आइटम्स में ही, और कई बार हम लोग उसको बॉइल्ड तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड राजमा चाट, चना चाट। सुनिश्चित करें कि आपके आहार में प्राकृतिक पदार्थ अधिक हो। अपना पोषण भोजन से प्राप्त करना एक अच्छा उपाय है। भोजन किस तरह का है ये तो आवश्यक है ही, साथ ही भोजन की मात्रा भी उतनी ही आवश्यक है। अपने भोजन की मात्रा या आकार को जांचना शुरू कर दें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और वजन नियंत्रित रहे, इसके लिए समझदारी से खाने की कला सीखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और हमारे उपनिषद भी कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। अर्थात आहार शुद्धि या शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध व ध्रुवा बन जाती है। तो आप सब भी बताए गए आहार शुद्धि के उपायों का अभ्यास करते हुए सत्व शुद्धि की ओर हों अग्रसर। कार्यक्रम में अभी ले लेते हैं कल्प विराम। आप कहीं न जाएं, देखते रहें डीडी न्यूज़। इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार। असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है, आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ रहने के लिए योग उपयोगी है, यह हम सबके स्वस्थ जीवन का आधार है। योग प्रभाग में हम विविध आसन प्राणायामों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आए हैं। आइए आज के योग सूत्र के माध्यम से जान लेते हैं कि मांसपेशियों के लिए कौन कौन से आसन उपयोगी होते हैं। स्वस्थ तो हम सब होना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी शेप में आए, हमारी ज़रा मसल्स बिल्ट अप हों, हम अच्छे दिखें, सुडौल दिखें। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास तो आपको करना चाहिए। सारे योगाभ्यास आप करें, विशेष रूप से ऊर्जा गति का अभ्यास करें, सौंदर्य गति का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आज 2 बहुत सरल से अभ्यास हम आपको बता रहे हैं जिससे आपके मसल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। सिर्फ बिल्ड ही नहीं करना, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। सबसे पहले हम करेंगे दंड आसन का अभ्यास, यानी दंड वाली ही स्थिति हमें ले लेनी है। इस तरह से हम वज्रासन में आ जाते हैं और फिर दोनों हाथों को जमीन पर टिका करके दोनों घुटने आपके जमीन पर आ गए। गर्दन को सीधा रखिए। अब बिल्कुल जो है
धोबी के फट्टे जैसी स्थिति आपके पैर की हो, आपकी कमर की हो जानी चाहिए। यानी इस स्थिति में आकर के हाथों पर पूरा बल आ जाएगा। आप अपने घुटनों को सीधा कर लीजिए और गर्दन को भी, यानी गर्दन, कमर और पैर एक लाइन में अलाइन हो जाए। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें। आप देखेंगे आपके एब्डोमिनल मसल्स पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, आपके कंधों पर, आपके बाजू पर। जब लगे कि अब और देर नहीं रुक पा रहा हूं, घुटनों को जमीन पे टिका दो, हाथों को वापस ले आओ, फिर से वज्रासन में बैठ जाओ। ये है भारत योग का दंडासन, जिसमें हम दंड की स्थिति ले लेते हैं। फिर आ जाती है अष्टांग गति। अष्टांग गति के लिए भी हम इसी स्थिति में आ जाते हैं और फिर 8 अंगों को जमीन से छुएंगे। दोनों पंजे जमीन पर हैं, दोनों घुटने आ गए, दोनों हथेलियां, 6 अंग आपके जमीन पर है ऑलरेडी। फिर आप सीने को जमीन से छू दीजिए और फिर अपने ठुड्डी को। अब इस वक्त हमारे 8 अंग, दोनों हथेलियां, दोनों पंजे, दोनों घुटने 6, फिर आपका सीना, आपकी ठुड्डी, 8 अंग जमीन पर, इसीलिए इसका नाम अष्टांग, अष्ट अंग। अब इसको अष्टांग गति करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आए, रुकिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर नया सांस लेना, और जब कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर लें, वापस वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से अपने श्वास पर नियंत्रण पाएं, कुंभक का अभ्यास करें, बाह्य कुंभक का भी, अभ्यंतर कुंभक का भी, यानी सांस को बाहर रोक के रखने का अभ्यास भी करें, सांस को भीतर रोक के रखने का अभ्यास भी करें। जितनी सांस के रोकने पर आपकी पकड़ बनेगी, उतनी आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, पौष्टिक आहार लें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो योगासनों को सीखने के बाद कार्यक्रम में हम लेते हैं आप सभी से अनुमति और आपको छोड़े जाते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। आप करते रहिए अभ्यास, कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर्वेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्त मिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषां। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। यदि संख्याओं की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम कहते हैं, जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, वैसे 1 इस संख्या के संस्कृत शब्द को आपने जाना ही, अर्थात एकम। और जब पहला या पहली कहना हो तो हम कहेंगे प्रथमः और प्रथमा, यानी पुल्लिंग में प्रथमः बालकः, जिसका अर्थ है पहला लड़का। वैसे ही प्रथमः लेखकः अर्थात पहला लेखक, तथा स्त्रीलिंग में प्रथमा बालिका अर्थात पहली लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण, प्रथमा लेखिका अर्थात पहली लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे प्रथमम, प्रथमम भवनम अर्थात पहला भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही प्रथमम उद्यानम अर्थात पहला बगीचा। वैसे ही 2 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी। 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वे। और जब दूसरा या दूसरी कहना हो तो हम कहेंगे द्वितीयः और द्वितीया, यानी पुल्लिंग में द्वितीयः बालकः, जिसका अर्थ है दूसरा लड़का। वैसे ही द्वितीयः लेखकः अर्थात दूसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया बालिका अर्थात दूसरी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीया लेखिका अर्थात दूसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे द्वितीयम, द्वितीयम भवनम अर्थात दूसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीयम उद्यानम
अर्थात दूसरा बगीचा। ऐसे ही 3 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी। 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रीणि, और जब तीसरा या तीसरी कहना हो तो हम कहेंगे तृतीयः और तृतीया, यानी पुल्लिंग में तृतीयः बालकः, जिसका अर्थ है तीसरा लड़का। वैसे ही तृतीयः लेखकः अर्थात तीसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में तृतीया बालिका अर्थात तीसरी लड़की। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तृतीया लेखिका अर्थात तीसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसकलिंग में कहेंगे तृतीयम, तृतीयम भवनम अर्थात तीसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण, तृतीयम उद्यानम अर्थात तीसरा बगीचा। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः।